नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ा है। इंसान और प्रकृति के बीच सदियों से एक महाकाव्य जैसी रस्साकशी चली आ रही है और इसी दिलचस्प खींचतान को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं मानव भूगोल क्या है, इसकी कुछ सबसे अहम परिभाषाएं, मानव का प्रकृतिकरण, फिर प्रकृति का मानवीकरण, नव निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट और आखिर में भूगोल के उपक्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी सवाल पर। आखिर ये मानव भूगोल है क्या? इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी रूपी इस विशाल रंगमंच को और इस पर अभिनय करने वाले मानव रूपी कलाकारों को अलग-अलग करके देखना होगा। देखिए, एक तरफ होता है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें महासागर, ऊंचे पहाड़, जलवायु जैसी प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो कुछ भी भौतिक रूप से हमारे चारों तरफ मौजूद है। दूसरी तरफ है मानव भूगोल। इसका पूरा फोकस इंसानों के आपसी संबंधों, उनके बनाए समाज, संस्कृति, जनसंख्या और राजनीति पर होता है। आसान शब्दों में कहें तो मानव भूगोल के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ इंसान और उसकी गतिविधियां होती हैं। अब किसी भी विषय की असली गहराई समझने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों के नजरिए को देखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आते हैं फ्रेडरिक रेटसिल। उनका कहना है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है संश्लेषित अध्ययन यानी सिंथेटिक स्टडी। रैटजेल असल में ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे इंसान और वो जमीन जिस पर वो खड़ा है, दोनों आपस में कितनी गहराई से गुंथे हुए हैं। फिर आती हैं एलन सी सेम्पल। वो इसी विचार में गजब की गतिशीलता, एक मूवमेंट जोड़ देती हैं। वो कहती है कि ये अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब न तो हमारी ये धरती एकदम शांत है और न ही इंसान एक जगह रुकने वाला है। दोनों लगातार एक्टिव हैं और हर पल बदल रहे हैं। और फिर पॉल विडाल डी ला ब्लाश इन दोनों विचारों को बहुत ही खूबसूरती से मिला देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के संबंधों का संश्लेषित ज्ञान है। एक तरह से विडाल प्रकृति के नियमों और जीवित प्राणियों के बीच के फासले को मिटाते हुए इसे एक बहुत ही व्यापक रूप देते हैं। चलिए अब इंसान के इतिहास के पहले पन्ने की ओर चलते हैं, जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो पूरी तरह से प्राकृतिक शक्तियों के रहमो करम पर था। आसमान में बिजली कड़कती या बाढ़ आती तो वो खौफ से भर जाता था। उसे लगता था कि कोई दैवीय शक्ति नाराज हो गई है। अपनी उस आदिम अवस्था में इंसान ने प्रकृति के हर कठोर नियम को मान लिया, उसकी पूजा की और खुद को पूरी तरह उसी के अनुसार ढाल लिया, क्योंकि तब बात सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की थी। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। अब आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, प्रकृति का मानवीकरण। ये वो समय था जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर इस प्राकृतिक दुनिया के सोर्स कोड को डिकोड करना शुरू कर दिया। अब टेक्नोलॉजी कोई जादू टोना नहीं थी, बल्कि ये इंसान द्वारा प्रकृति की भाषा को समझना था। जब इंसान ने घर्षण और ऊष्मा यानी फ्रिक्शन और हीट के सिद्धांतों को समझा, तब जाकर वो आग जलाना सीख पाया। बिना प्रकृति के नियम को समझे ये कभी मुमकिन नहीं था। और यही बात आज की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। हवा की गति यानी एरोडायनामिक्स के नियमों को समझा गया, तभी तो हवाई जहाज आसमान का सीना चीर पाए। इसी तरह डीएनए और जेनेटिक्स के रहस्यों को समझकर ही खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढा गया। इंसान ने प्रकृति के ही नियमों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज स्थिति देखिए, एक तरफ 50 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी वाला रेगिस्तान है, लेकिन इंसान एयर कंडीशनर के जरिए वहां भी मजे से रह रहा है। दूसरी तरफ माइनस टेम्परेचर वाले बर्फीले इलाके हैं, जहां हीटर ने जिंदगी को मुमकिन बना दिया है। यहाँ टेक्नोलॉजी एक ऐसी मजबूत ढाल बन गई है जिसने पर्यावरण की हर बंदिश को तोड़ दिया है। इंसान के इसी ऐतिहासिक कदम को संभववाद या पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। ये मजबूरी की अवस्था से आज़ादी की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। प्रकृति ने अवसर दिए
और इंसान ने उन अवसरों का फायदा उठाकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। चाहे वो ऊंचे पहाड़ों पर बसे शानदार शहर हों या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, जहां इंसान अपनी शर्तों पर दुनिया को नया आकार देता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, नवनिश्चयवाद का सिद्धांत। देखिए, अगर इंसान प्रकृति पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश करेगा तो तबाही तो तय है। इसीलिए एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी था। इसे समझने के लिए भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह, जहां लाल बत्ती कहती है रुको और हरी बत्ती कहती है जाओ। टेलर के इसी सिद्धांत को नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यह ना तो प्रकृति के सामने पूरी तरह घुटने टेकना है और ना ही उस पर अंधाधुंध कब्जा करना है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि विकास बिल्कुल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट में रहकर। ऐसी लिमिट जहां हमारे इकोसिस्टम को कोई परमानेंट नुकसान न पहुंचे। मतलब अगर विकास के लिए हमें पेड़ काटने पड़े तो हमें रुककर उनकी जगह नए पेड़ भी लगाने होंगे ताकि संतुलन बना रहे। और अंत में आइए संक्षेप में देखें कि भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र कैसे फैले हुए हैं। ये सारे मूल दर्शन आगे चलकर कई आधुनिक विषयों में बंट जाते हैं। मानव भूगोल कोई एक छोटा सा विषय नहीं है। इसके अंदर सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास और आर्थिक भूगोल जैसे कई विशाल क्षेत्र आते हैं। और मजे की बात यह है कि ये मेन फील्ड्स भी आगे चलकर चिकित्सा, सैन्य और निर्वाचन भूगोल जैसे बहुत ही स्पेसिफिक उपक्षेत्रों में बढ़ जाते हैं, जो मानवीय जीवन और समाज के हर एक पहलू को पूरी तरह से कवर करते हैं। तो इस पूरे चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज भी वास्तव में प्रकृति को नियंत्रित किया जा रहा है, या प्रकृति अपना संतुलन खुद वापस ला रही है? हम जब भी अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो यकीनन उसे इसी मानव भूगोल के चश्मे से गहराई से समझ पाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।